आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट निकालना, जिसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने का मतलब है, जैसे कि हमें कोई संख्या दी गई है, एक बड़ी सी नंबर हो या छोटी नंबर हो, जैसे कि 1, 2, 5, 3 और इसकी घात एक नंबर दी हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर, और चाहे 2 डिजिट में हो, चाहे 3 डिजिट में, चाहे 4 डिजिट में हो। तो इसमें हम लोग को सवाल पूछता है कि ये जो संख्या है, इसके पावर जब इतना हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इकाई के रूप में यानी यूनिट डिजिट के रूप में क्या चीज़ मिलती है। इस संख्या का यानी इसको सॉल्व करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला स्टेप होता है कि घात जो है, संख्या की घात जो दी हुई है, घात में 4 से भाग देकर रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात करते हैं। यानी ये जो पावर दिया गया है, इस पावर में हम 4 से भाग देते हैं, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 में जब हम 4 से भाग देते हैं और इसके बाद से हम शेषफल निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 4 से किसी संख्या में जब भाग दिया जाता है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से करते हैं तो उस संख्या में 4 से पूरा भाग जाता है, और यदि 4 से पूरा नहीं करता है लास्ट के 2 डिजिट, तो उस संख्या से हमें शेषफल की प्राप्ति होती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लास्ट के 2 डिजिट है 56, तो इसमें हम केवल भाग देने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसमें भाग देते हैं तो ये पूरा कट जाता है 14 टाइम यानी 14 बार में, और शेषफल हमें क्या मिलता है, 0। शेषफल हमें 0 मिल जाता है। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जब हम लोग किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो उसमें पहले केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर होगा वो 0 प्राप्त हो, सेकेंड केस में रिमाइंडर 1, थर्ड केस में रिमाइंडर 2 और फोर्थ केस में रिमाइंडर 3। यानी जब हम किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो हमें बस यही 4 तरह के रिमाइंडर मिल सकते हैं। तो पहले केस में जब हम 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 मिलता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो घात होती है, घात को हम 4 के बराबर ही रखते हैं, 4 के बराबर ही रख देते हैं। अर्थात यहाँ पे जब हम लोगों ने भाग दिया था तो यहाँ पे शेषफल क्या मिला था, हमें 0। तो इस पूरी संख्या की घात के रूप में, जैसे जो संख्या दी है 1, 2, 5, 3, इसकी घात के रूप में हम लोग क्या लिख देंगे, 4। और चूंकि हमसे केवल यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है तो हम केवल इस यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे 3 को, और उसकी घाते 4 जो हम लोग लिखेंगे, तो इसमें जो हमें यूनिट डिजिट प्राप्त होगी वही इस संख्या को सॉल्व करने के बाद से यूनिट डिजिट मिलेगी। तो ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस में क्या होता है कि 1 की प्राप्ति होती है 4 से भाग देने पे, तीसरे केस में 2 और चौथे केस में 3। तो ये जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को हम घात के रूप में ऐसे ही लिख देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब शेषफल 0 बचता है तो हम 4 लिखते हैं,
लेकिन शेषफल 1, 2, 3 बचने पर हम क्रमशः घात को भी 1, 2, 3 के ही रूप में लिखते हैं। जैसे यदि शेषफल 1 बचा तो हम किसी संख्या की घात 1 रख देंगे। शेषफल 2 बचता है तो उसी संख्या की घात 2 रखेंगे, और शेषफल जब 3 बचता है तो उस संख्या की घात 3 लिख देते हैं। लेकिन जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम उस संख्या की घात 4 लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको एक सारणी के माध्यम से कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट को ज्ञात करने के लिए जो पहला स्टेप होता है, हम लोग क्या करते हैं कि घात में 4 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद शेषफल ज्ञात करते हैं, जिसमें हमें 4 प्रकार के शेष की प्राप्ति होती है। या तो 0 मिलेगा, यानी 4 से वो घात पूर्ण रूप से कट जाएगी। दूसरे केस में 1 मिलता है, तीसरे केस में 2 और चौथे केस में 3 मिलता है। तो जब हमें 0 की प्राप्ति होती है तो हम क्या करते हैं, घात के रूप में उस संख्या के घात के रूप में 4 लिख देते हैं। 1 प्राप्त होने पर 1, 2 प्राप्त होने पर संख्या की घात 2 और 3 प्राप्त होने पर संख्या की घात 3 लिख देते हैं। और जो सेकेंड स्टेप होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि संख्या की इकाई अंक के घात के रूप में शेषफल को लिख देते हैं। और थर्ड केस में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में पुनः उसे हल कर लेते हैं। जैसे कि ये जो संख्या थी, जब मैंने इसके घात में जब मैंने 4 से भाग दिया था यहाँ पे, तो हमें शेषफल मिला था 0। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या है, यानी ये वाली संख्या, घात की बात नहीं कर रहे हैं, हम संख्या की बात कर रहे हैं, तो इसके इकाई के अंक लेंगे। यानी सेकेंड स्टेप में मैंने 3 लिया इसकी इकाई के अंक को, और जब शेषफल 0 बचता है तो मैंने बताया कि घात क्या लिखी जाती है, 4। यहाँ पर हम लिख देंगे 4। जब इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है, 81। 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81। ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। तो कहने का मेन मतलब ये है कि जब हमें पूछा जाता है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, तो हमें बस 2 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो पहली बात, हम इस संख्या में यानी घात में 4 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करें, और दूसरे स्टेप में जो इकाई का अंक है उसके ऊपर उस शेषफल को रखकर उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद से हम लोग कई ठे एग्जाम्पल, मतलब अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेकर भी इसे समझ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं ये बता दूं कि आखिर किसी भी संख्या की घात में 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है, और एक और जो प्रश्न था कि 0 आने पर हम घात 4 क्यों लिखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सारणी के माध्यम से समझाता हूँ। ये मैंने एक सारणी ले ली है और इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आखिर 4 की ही बार बार हम लोग पुनरावृत्ति क्यों करते हैं, या 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है। तो ये जो स्लॉट है मैंने ये नंबर के लिए लिया है। जैसे इस संख्या की इकाई का अंक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी संख्या की इकाई के अंक यही 9 नंबर होते हैं। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, घातांक, यानी जब हम लोग मतलब किसी संख्या के घात को लिखते हैं, जैसे कि ये कोई नंबर है, इसके घात के रूप में 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई संख्या लिखते हैं, तो उस घात के इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है, या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और एक केस बनता है 0 का, जो कि सभी अंकों के लिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी अंकों के लिए समान होता है। तो
अब इसके एक स्टेप आगे हम लोग और चलते हैं और देखते हैं कि जब 1 की घात 1 लिखते हैं, यानी जब 1 टू द पावर 1 लिखते हैं तो हमें मिलता है 1। 1 की घात जब 2 लिखते हैं, यानी 1 टू द पावर 2, तो भी हमें क्या मिलता है 1। कहने का मतलब ये है कि 1 की घात हम कुछ भी लिख दें तो हमें हर कंडीशन में 1 की ही प्राप्ति होती है, और किसी भी संख्या की घात जब हम 0 रखते हैं तो संख्या घात 0 होने पर भी हमें 1 की ही प्राप्ति होती है। तो ये रहा 1 वाला केस, यानी जब 1 की घातें हम कुछ भी लिखे 1 2 3 4 तो हमें 1 की ही प्राप्ति होती है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। जब हम 2 की घात 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 2। जब 2 की घातें 2 रखेंगे, यानी 2 की घातें जब 2 रखते हैं तो हमें मिलता है 4। जब 2 की घातें 3 रखते हैं तो हमें मिलता है 8, और जब 2 की घातें 4 लिखेंगे तो हमें मिलेगा यूनिट डिजिट 6। अब देखिए, ये हमें 1 से 4 तक रखने पर 2 4 8 6 इन अंकों की प्राप्ति होती है। और जब हम इसके आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, यानी जब 2 की घातें 5 लिखते हैं तो हमने जो 2 की घातें 1 के लिए लिखा था वही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे 5 भी 2, जब हम लोग 2 की घातें 6 लिखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 4, ये वाला। फिर 7 लिखने पर 8, 8 लिखने पर 6, यानी कहने मतलब है कि जो 4 ग्रुप बनते हैं वही संख्या आगे रिपीट होने लगती है। ये रिपीट होना शुरू हो गया। फिर जब 2 की घात 9 लिखेंगे तो हमारा आएगा 2, और 0 ये सबके लिए अपवाद होता है, इसके लिए मान होता है 1। इसी प्रकार जब हम 3 को सॉल्व करते हैं तो 3 की घातें 1 लिखने पर आता है 3, 3 की घातें 2 रखने पर आता है 9, 3 की घातें 3 रखने पर आता है 7, और 3 की घातें 4 लिखने पर 1। अब हमें 4 अंकों का एक समूह मिल गया। अब आगे कोई भी जो संख्या आएगी जो घात के रूप में, यही चीज़ें बार बार रिपीट होने लगती है। जैसे 5 आया तो ये 3 की रिपीटेशन, 6 आया तो 9 की रिपीटेशन, 7 आया 7 की रिपीटेशन, 8 आया 1 की रिपीटेशन, फिर 9, यानी 4 साइकिल, एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया 4 ग्रुप का। फिर 9 में आ जाएगा 3, और ये 1 सब के लिए सेम। 4 के केस में क्या होगा, जब 4 की घातें 1 लिखते हैं तो आता है 4, 4 की घातें 2 लिखने पर 6, 4 की घातें 3 लिखने पर 4, और 4 की घातें 4 लिखने पर 6। अब हमें पुनः 4 का एक ग्रुप मिल गया, एक साइकिल। यही साइकिल आगे फिर से क्या होगी, रिपीट होने लगेगी, 4 6 4 6 4। 5 के केस में क्या होता है कि ये जो 5 वाला केस होता है, 5 की घातें कुछ भी लिख दें हम, जैसे मैं बता रहा था कि 1 की घातें कुछ भी लिखें हमें 1 की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ये 2 नंबर होते हैं 5 और 6। इनकी घात आप कुछ भी लिख दीजिए, चाहे सम हो विषम हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें वही संख्या बार बार प्राप्त हुई। जैसे 5 की घातें 1 लिखने पर 5, 5 की घात 2 लिखने पर भी 5, 5 की घात 3 लिखने पर 5, 5 की घात 4 लिखने पर भी 5, और इसी प्रकार से ये संख्याएं रिपीट होती रहती हैं कंटिन्यूअस। छः की घातें 1 6, 6 की घातें 2 6, 6 की घातें 3 6, 6 की घातें 4 6, और जब हमें एक साइकिल मिल जाता है, यानी 4 अंकों का ग्रुप मिलता है, तो हम वही संख्या पुनः रिपीट होती है 6 6 6 6 6। अब आइए 7 के केस में देखते हैं क्या होता है। जब 7 की घातें 1 लिखते हैं तो हमें मिलता है 7, 7 की घातें 2 लिखने पर मिलता है 9, यानी 9, 7 की घातें 3 लिखने पर मिलता है 3, और 7 की घातें 4 लिखने पर मिलता है 1। पुनः यही चारों नंबर क्या होंगे, आगे रिपीट होने लगेंगे 7 9 3 1 7। तो ये सारणी बनाने का मेन मकसद ये है मेरा, आप लोग को ये बताना कि आखिर हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 के बाद से जब घात 4 से अधिक होती है तो उसके बाद से इन्हीं नंबरों का रिपीटेशन होने लगता है। ठीक, तो ये था मेन मकसद बताने का
कि 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है। अब ये 2 नंबर बचे हैं, इन 2 नंबरों को भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 8 के घाते 1 रखने पर 8, 8 के घाते 2 रखने पर 4, 8 के घाते 3 रखने पर 2 और 8 के घाते 4 रखने पर 6 गुना 8 4 2 6 8 और लास्ट में 1। 9 के घाते 1 लिखने पर 9, 9 के घात 2 लिखने पर 1, 9 के घात 3 लिखने पर 9, 9 के घात 4 लिखने पर 1 और पुनः यही संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। 9 1 9 1 9 और ये लास्ट में 1। तो ये है पूर्ण तरह की एक सारणी जिसके आधार पर आप किसी भी प्रकार के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे यदि कोई नंबर दिया हुआ है 4 3 2 6 6 और इसके घाते एक बड़ी सी नंबर दे दी गई है 1 4 3 2 5 7। तो हम मैंने भी क्या बताया कि जब संख्या या तो यूनिट डिजिट 5 हो या 6 हो, यूनिट डिजिट 6 हो या यूनिट डिजिट 5 हो, इनकी घात कुछ भी हो, इनकी इकाई का अंक क्या हमें मिलेगा, 6 ही मिलता है। तो 5 और 6 के लिए ये सबसे आसान होता है निकालना इकाई का अंक। अब इसमें केसेस क्या बनते हैं, जब हम साड़ी को देखते हैं तो केसेस बनता है। पहला केस जो होता है 1 और 5 6 का। इन तीनों केसेस में क्या होता है कि इनकी घात चाहे जो भी हो उससे इनके यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये जो तीनों नंबर हैं, यदि ये इकाई के अंक के रूप में किसी प्रश्न में सामने आते हैं तो इनकी घात हम लोग कुछ भी लिख दें, 1 की घात कुछ भी लिखें 1 ही मिलेगा, 5 की घात कुछ भी लिख दें 5 ही मिलेगा, 6 की घात कुछ भी लिख दें हमें 6 की ही प्राप्ति होगी। एक दूसरा केस बनता है सेकंड। इसमें कौन से नंबर आते हैं, इसमें नंबर आते हैं 4 और 9। इन दोनों की खासियत क्या होती है कि यदि इन संख्या का, जैसे यदि ये किसी भी संख्या में इकाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो 2 ही कंडीशन बनती है घातांक की, कि या तो घातांक सम होगा या घातांक विषम होगा। तो जब ये संख्या इकाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इनकी घातें यदि सम हो तो क्या होता है, हमें इकाई के अंक के रूप में 4 के केस में हमें मिलता है 6 और 9 के केस में मिलता है 1। जैसे यदि हम एग्जाम्पल कोई देखें, एग्जाम्पल कोई एक संख्या है 1 2 4 6 4 की घात कोई सम संख्या हो, जैसे 1 2 4। तो इसको सॉल्व करने पर हमें जो इकाई का अंक मिलेगा वो होगा 6, यानी 4 के केस में घात सम होने पर यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। और यदि यहाँ 4 की जगह पे 9 हो, 1 2 4 6 9 और इसकी घातें कोई सम संख्या हो तो हमें क्या मिलेगा 1। अब जो दूसरा केस बनता है वो होता है विषम का, यानी जब किसी भी संख्या में इकाई अंक के रूप में 4 और 9 इन 2 अंकों को लिया जाता है और उनकी घात यदि विषम हो तो उस केस में 4 के केस में हमें यूनिट डिजिट 4 और 9 के केस में हमें यूनिट डिजिट 9 मिलती है। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें कि 1 2 4 6 4 यही नंबर है और बस मैंने यहाँ पे एक विषम अंक कर दिया, यहाँ पे 1 2 5 और 1 2 4 6 9 1 2 5।
तो चूंकि हम जानते हैं कि जब 4 और 9 किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और उनकी घातांक जब विषम होती है तो 4 के केस में हमें 4 और 9 के केस में हमें 9 की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद से एक थर्ड केस बचता है, उसको देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर 0 रिमाइंडर आने पर भी हम 4 को क्यों लेते हैं। अब जो तीसरा केस बचता है, केस थर्ड, उसमें 4 संख्याएं आती हैं। पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 7 और चौथी संख्या 8। पहले 2 केसेस में मैंने पढ़ा कि एक जो फर्स्ट केस था उसमें संख्या थी 1, 5, 6 और जो दूसरा केस था उसमें मैंने पढ़ा 4 और 9 के बारे में। ये तीसरा केस है जिसमें आते हैं 2, 3, 7 और 8। इसमें जो 4 से भाग देने पर जो 0 बचने वाली समस्या आती है वो इन्हीं चारों संख्याओं से निकल के आती है। जैसे यदि हम 2 के घाते 1 लिखते हैं 1 तो हमें मिलता है 2, 2 के घाते 2 लिखते हैं तो मिलता है 4, 2 के घाते 3 लिखते हैं तो मिलता है 8 और 2 के घाते 4 लिखने पर मिलता है 6। यानी चारों केसेस में हमें अलग अलग चीज़ें मिलने लगती हैं। तो इस वजह से जब हमें रिमाइंडर में 0 की प्राप्ति होती है तो हम 0 को हटा नहीं सकते, बल्कि हमें उसके जगह पे 4 रखना पड़ता है ताकि हमसे ये नंबर छूट ना जाए। इसी तरह घात 2 रहने पर मिलता है 9, घात 3 रहने पर 7, घात 4 रहने पर 1। तो ये भी क्या होता है, इसमें भी चारों अंक अलग अलग होते हैं। तो इस कारण हम इस और जो रिमाइंडर 0 बचता है उसके स्थान पर यदि 4 नहीं रखते हैं तो हमसे ये संख्या क्या हुई, मिस हो जाती है। इसी प्रकार से आगे के 7 और 8 वाले में भी यही दिक्कत आती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर जो हमें 0 मिलता है उसके स्थान पर हमें क्या करना पड़ता है, 4 लिखना पड़ता है ताकि ये संख्याएं हमसे मिस ना हो जाए। तो ये था आज का वीडियो जिसके माध्यम से हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या, चाहे वो संख्या बड़ी हो या छोटी हो, उससे हम इकाई का अंक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को 3 केसेस के बारे में बताया और इसके पहले मैंने जो बताया था कि रिमाइंडर में 4 से भाग देते हैं, शेषफल ज्ञात करते हैं और उस शेषफल को ज्ञात करके हम संख्या की इकाई के अंक के शेषफल को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसके बाद से मैंने एक सारणी के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से एक साइकिल पूरी होने के बाद यानी 4 घातांक 4 तक जाने के बाद से जब हम अगले घातांक पे जाते हैं 5 पे, जैसे ये है सारणी कि जब हम एक साइकिल पूरा कर लेते हैं और अगले साइकिल में जाते हैं यानी 5 से स्टार्ट करते हैं तो वही संख्याएं हूबहू रिपीट होने लगती है। जैसे 2 का 2, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 4 के बाद 8, 6 के बाद ये इसी तरह से संख्याएं रिपीट होने लगती है। जैसे आप लोग इस सारणी को पुनः से देख सकते हैं। तो ये था केस सेकेंड और इसमें जो केसेस बनते हैं 3 केसेस बनते हैं। पहले केस तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये समझाया कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। इसके बाद से हम अगले वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे और कुछ पंडित एग्जाम्स में पूछे गए सवाल भी देखेंगे जिससे कि हमें ये पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए कि आखिर यूनिट डिजिट निकलता कैसे है और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो तब तक के लिए बाय।